चैप्टर 7 तक मैंने कर लिया है। तो यहाँ से आपकी फिजिक्स शुरू होती है। तो आप लोग को ध्यान देना होगा कि जो भी न्यूमेरिकल्स के पॉइंट हैं, उनको आप लोग थोड़ा-सा ध्यान देके चलना है। ये ट्रेंडिंग है इस समय का बीपीएससी का, अपने हर एक एग्ज़ाम में वो मतलब न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन को डाल रही है। तो हम थोड़ा-सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि ये न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आएँगे कि नहीं आएँगे, लेकिन हमको पूरा पढ़ना है, ठीक है? एमसीक्यू भी ठीक-ठाक मिलेंगे, पूरे अभ्यास के प्रश्न होंगे, चैप्टर के प्रश्न होंगे, जैसे भी आपके पहले वाले जो चैप्टर हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अभ्यास वाले प्रश्नों को शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न आपका यहाँ से शुरू होता है। ये केवल 5 लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो मेन यहीं से शुरू होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 से, उसके पहले थोड़े थ्योरेटिकल टाइप के पार्ट थे जो मतलब कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कलर को चेंज कर लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। एक ट्रक है, विरामावस्था में है। वहां से वो किसी पहाड़ी से नीचे की ओर एक नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है और वो 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। उसका क्या बताना है आपको? त्वरण। क्या बताना है? त्वरण बताना है। और यदि उसका द्रव्यमान 7 टन है, तो इस पर लगने वाला बल की भी गणना करना है, चूंकि 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम दिया हुआ है। ये इतना होता है। पहले हम इंफॉर्मेशन को कभी करने से पहले न्यूमेरिकल को गिवन दैट लिखते हैं कि चीजें क्या क्या दी हुई हैं। हमारा जब स्टार्टिंग है आपका विराम अवस्था से आपका लुढ़क रहा है, तो वहां पर यू मतलब प्रारंभिक वेग आपका 0 होगा। 400 मीटर की दूरी तय करें, इसका मतलब एस की वैल्यू, हम एस की वैल्यू 400 रखेंगे। समय वहां पर 20 सेकंड का लगा है और जो उसका द्रव्यमान है वो 7 टन है। तो 7 टन को हम किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे तो 7000 किलोग्राम होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हमको ज्ञात करना होगा, 3 प्रकार के फार्मूले आपने पढ़े हैं। जो आपके गति के 3 समीकरण पढ़े हैं आप। पहला पढ़ा है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा पढ़ा है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा पढ़ा है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। आपने ये पढ़ा है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2as, सॉरी, इसको ध्यान दीजिएगा। थर्ड इक्वेशन जो होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये तीसरा इक्वेशन होता है इसका। थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब है, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। यहाँ से है कि यस बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारा जो जो गिवन दैट में दिया उसी के अकॉर्डिंग हम तीनों समीकरण का में से किसी एक समीकरण का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे पहले त्वरण ज्ञात करना होगा, क्योंकि हमको पता है त्वरण का फॉर्मूला होता है ए बराबर भी माइनस यू अपन टी, होता है ना। लेकिन इसमें से हमको भी तो पता ही नहीं है, यू केवल दिया है तो टी दिया है और दो अननोन वैल्यू तो निकल नहीं सकती है। इसलिए पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे कि टी पता है, यू पता है, यस पता है, ए हमको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। नॉर्मली है एस की वैल्यू 400 है, यू की वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा 1/2। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है मतलब फाइंड करनी है, और टी की वैल्यू है 20, जो कि स्क्वायर है तो मतलब 20 × 20। 2 से मैंने काट दिया 10 बार में। ठीक है, यहाँ पर आपका देख लीजिएगा, डायरेक्ट लिख दिया। ये क्या कितना हो जाएगा? 20 दाह में 200, 200 ए हो जाएगा। ए को फाइंड करना होगा, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 400/200। ये कैसे आया ध्यान दीजिए, ये 400 है ना, ये 400 है, इज इक्वल टू यहाँ पे जो हुआ आपका 200 ए हुआ। अब यहाँ से ए की वैल्यू हमको बताना है, 400/200 ही तो होगा। इसका मतलब हमारा निकल के आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, त्वरण का जो यूनिट होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर है? अगले पॉइंट में देखेंगे हम, हमको निकालना है दूसरा बल। बल बराबर होता है F इक्वल टू होता है एम ए। तो यहाँ पर आपका m की वैल्यू आपकी 7000 है और a की वैल्यू 2 निकली, इसका मतलब 14000 न्यूटन होता है। नहीं, बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन होता है। यहाँ पर ये भी हो गया क्लियर। उम्मीद करते हैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल्स ही होंगे, जो थ्योरेटिकल होगा वो भी पार्ट हमने किया है। ऐसा नहीं है कि चीज़ छोड़ा है मैंने, नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। शायद कलर से दिक्कत हो रही है, मुझे पता है। चलिए, कह रहा है कि 1 किलोग्राम के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। इसका मतलब इतनी रफ्तार से फेंका, जिसका मतलब ये यू की वैल्यू उसकी प्रारंभिक वेग दी हुई है। ठीक है, ये है आपकी एम की वैल्यू दी हुई है।
कह रहा है कि 50 मीटर की दूरी, इसका मतलब यहाँ पे एस की वैल्यू दी हुई है, रुक जाता है तो बर्फ और पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल मतलब एफ की ही बात करना है आपको, ठीक है। हमने सभी इंफॉर्मेशन को जो दी हुई है मैंने इसको लिख लिया है। लिखने के बाद से अब आगे क्या करना है ध्यान दीजिए। उसके बाद से v बराबर आपका 0 होगा क्योंकि जाने के बाद से वो रुक रही है। इसका मतलब कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जा रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे v बराबर 0 हो रहा है। तो ये बताइए यहाँ पर आपका जो वैल्यू दिया उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। क्लियर है? यहाँ पर 0 है, ये 400 है, 2as बस नॉर्मल कैलकुलेशन है, a की वैल्यू आपकी -4 आ गई। घर्षण बल F बराबर बताना है, F इक्वल टू m में 1 मल्टीप्लाई -4 इसका मतलब -4 न्यूटन का बल इसमें लगेगा। ठीक है ना? विपरीत लगेगा, विपरीत बल ही आपका नेगेटिव दिखा रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत आसान आपको सॉल्यूशन हम बताएँगे। हर जगह आप कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका सबसे आसान सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, जो सबको समझ में आ जाएगा, बस फ़ॉर्मूला आपको ध्यान देना है। ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि एक 800 ग्राम की द्रव्यमान का एक रेल है इंजन और वो 200 किलोग्राम की द्रव्यमान वाली 5 डिब्बों को अपने साथ में पटरी पर खींचता है। नहीं होता डिब्बे लगे होते हैं और वो यदि इंजन कह रहा है कि 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तो पटरी पर 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है। तो ज्ञात करना है कि उसमें जो नेट त्वरण बल है, इसका मतलब सबसे पहले मुझे नेट त्वरण बल बताना होगा। मतलब कि जो जितना आएगा उसको 14,000 में से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा आपका नेट त्वरण। जैसे यदि हम ट्रेन के कुल द्रव्यमान की बात करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसमें 2000 के 5 डिब्बे लगाए हैं। 10,000 किलोग्राम तो यही हो गया और ट्रेन भी तो 8,000 किलोग्राम का है। इसका मतलब दोनों मिलकर के 18,000 किलोग्राम के हो गए टोटल द्रव्यमान। अब इस पर क्या कह रहा है? इस पर कह रहा है कि यदि ट्रेन का इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है और वो पटरी के ऊपर इतना घर्षण बल लगाती है, विपरीत लगाता है ना, तो विपरीत लगा तो नेट त्वरण वही तो होगा, उसमें से टोटल में से माइनस कर लेंगे। इसका मतलब 40 में से 5,000 को माइनस करें, 35,000 न्यूटन तो बल उसका हो गया, नेट नेट बल हो गया। अब कह रहा है कि नेट त्वरण की बात करना है, तो ए बराबर हमको फाइंड करना है ए के लिए भी और यू चाहिए त्वरण के लिए, लेकिन हम एक और जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, होता है ना? यानी F इक्वल टू m इंटू ए होता है। F की वैल्यू आपको पता है, Am की वैल्यू पता है, A की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये वाली वैल्यू 1.9 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर आ गया। क्लियर है? चलिए, अगले तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक गाड़ी है, उसका द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 1500 किलोग्राम का, ठीक है? और यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ऋणात्मक मतलब इसको अवमंदन का नाम देते हैं, विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाले बल कितना होगा? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। एम की वैल्यू आपकी दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है। अब आपको बताना है एफ। एफ इक्वल टू एम ए, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 1500 गुणे 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2550 न्यूटन का बल इसमें लगेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु है जिसका वेग भी है। क्या है? वेग भी है, तो उसका संवेग ज्ञात करना। संवेग को हम p से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? p से। ठीक है ना? चूंकि होता है संवेग का मतलब मोमेंटम, लेकिन इसको हम p से डिनोट करते हैं, यानी p इज इक्वल टू होता है m इंटू v। p इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू v होता है। क्लियर है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सही जवाब है। आगे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने इसी में है, यहाँ पे इसको पढ़िएगा ध्यान से। ये कह रहा है हम लकड़ी के बॉक्स को 200 का न्यूटन लगा करके बल लगा करके और उसको एक नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, स्लिप कराते हैं उसको। बक्से पर लगने वाला जो घर्षण बल होगा वो क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है बीपीएससी 17वीं में। मैं आपको बता दूं, ये बीपीएससी 17वीं में क्वेश्चन आया हुआ है। आप उसको ध्यान से देख सकते हैं, पीवाई की एनालिसिस करेंगे तो उसमें दिया हुआ है। जब बेग बेग आपका बक्सा नियत वेग से चलेगा तो उस पे एक परिणामी बल लगेगा। वो परिणामी बल उस पे क्या होगा? तो शून्य होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं अर्थात कि हमारे के द्वारा जो लगाए गए जो बल होंगे, वो घर्षण बल ही संतुलन कर रहा होगा। यानी ज़ाहिर-सी बात है, उसको संतुलन करने के लिए हमको 200 न्यूटन का ही तो बल लगाना पड़ेगा। यानी उसका जो घर्षण बल होगा वो 200 न्यूटन होगा। ये बीपीएससी 70वीं में भी हाल ही में जो पेपर हुआ है उसमें भैया 3-4 क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है आपका न्यूमेरिकल से। और लाइट मोड में लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है?
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 200 ग्राम का द्रव्यमान एक हॉकी की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर से गति कर रहा है। ठीक है, यह मतलब m की वैल्यू दिया हुआ है और u की वैल्यू दी है। एक हॉकी है, उसकी जो गति दी हुई है, उसका द्रव्यमान दिया हुआ है। यह हॉकी एक स्टिक से इस प्रकार टकराती है और टकराने के बाद से उसका जो वेग है वो 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से अपने प्रारंभिक मार्ग में वापस लौट जाती है। यानी वो कंडीशन नंबर 2 है उसका। समझ में आया? वो U2 है, मतलब कि दूसरी गति है उसकी, वहां से वापस आ रही है, इसका मतलब वो भी उसका प्रारंभिक वेग ही होगा, ये भी प्रारंभिक वेग ही है। तो दो प्रारंभिक वेग, इसका मतलब एक U1 मानेंगे, एक U2 मानेंगे। कह रहा है कि हॉकी स्टिक द्वारा रोपित बल द्वारा हॉकी की गेंद में आए हुए संवेग परिवर्तन की माप ज्ञात करना। मतलब P इक्वल टू आपको बताना है mv1 माइनस mv2, यही तो बताना है इसमें परिवर्तन। बस नॉर्मली हम निकाल सकते हैं, आपको जाहिर सी बात है, दोनों में कहीं से भी निकाल सकते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं, मैंने अलग अलग निकाल के दिखाया है। देखिए, P बराबर हो गया mu1, जिसकी वैल्यू आपकी 2 न्यूटन सेकंड आ गया। क्लियर है? गेंद का जो अंतिम में होगा यह mu2 होगा, द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान तो आपका 200 ग्राम ही रहेगा। क्लियर है मेरी बात? उसको आप किलोग्राम में चेंज करेंगे, 0.2 किलोग्राम रखेंगे। यहाँ पर आपका माइनस माइनस 1 न्यूटन सेकंड आ गया। इन दोनों में परिवर्तन बताना है आपको। ये परिवर्तन हो गया, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया, इसका मतलब कि -3 न्यूटन सेकंड इसका क्या होगा, संवेग में परिवर्तन का परिकलन है ये। क्लियर है मेरी बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 200 ग्राम की जो गेंद है वो तो गेंद अपना अपना द्रव्यमान तो चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि वही गेंद जा रही है, फिर दूसरे वेग से वापस आ रही है। तो जो वापस आ रही है तो वहां से वापस आने के आने वाले डायरेक्शन से तो उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, और जो इधर से जा रहा है उसका भी प्रारंभिक वेग होगा। मतलब कि यहाँ पर भी की कोई बात ही नहीं है, बस संवेग प्राप्त करना है। ठीक है ना? आसान से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आ जाएगा सारी चीज़ें, मैं समझा रहा हूँ, कोशिश करते हैं समझ में आ भी रहा होगा। जिसको नहीं समझ में आएगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं समझ में आया तो मैं जब आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएँगी उसमें मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा, या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको समझा देंगे। क्लियर है? अगला पॉइंट है कि जो 10 ग्राम के एक द्रव्यमान की एक गोली है वो सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलकर आगे बढ़ रही है और एक लकड़ी के टुकड़े से वो टकराती है। टकराने के बाद से क्या होता है, वो इतने सेकंड के लिए रुक जाती है, मतलब 0.003 सेकंड के बाद वो क्या होती है, रुक जाती है। रुकने के बाद से क्या होता है कि पूछ रहा है कि गोली जो लकड़ी है को कितनी दूरी तक भेदेगी। उसके बाद से लकड़ी के गुटके के द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना करना है। मतलब आपको एफ बताना है, और दूसरी बात यहाँ से जब रुक रही है तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या बताना है, आपको ए बताना है। ठीक है ना? त्वरण बताना है। चलिए ध्यान दीजिए, पहली बात हमारा m की वैल्यू दिया हुआ 10 ग्राम, तो पहली बार कहीं भी ग्राम दियो तो उसको किलोग्राम में चेंज कर लीजिए। क्लियर है? चेंज कर लिए। 150 मीटर की वेग से शुरुआत से चल रही, इसका मतलब उसकी प्रारंभिक वेग 150 मीटर प्रति सेकंड हो गया, जाके बाद में रुक जाती है, रुकने का मतलब उसकी जो फाइनल वेग है वो जीरो हो जा रही है, v बराबर जीरो। समय आपका 0.03 सेकंड। ये बताओ क्या क्या दिया हुआ है आपका, u दिया है, v दिया है, t दिया है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट a की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं आप। यानी v बराबर u प्लस सी टी, न्यूटन की गति के न्यू प्रथम समीकरण से आप निकाल सकते हैं a। यहाँ पर नॉर्मल सी वैल्यू पुट कर दिया, a u बराबर 150, a यहाँ रखा, t की वैल्यू 0.3 आया, इसको 0 रखा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इधर लाया तो ये माइनस में हो गया। ध्यान दीजिए, इसको माइनस में या माइनस लिखिएगा, माइनस में हो गया, और यहाँ से a की वैल्यू बात करना होगा तो ये इधर चला गया। इसको समझा दूं, लाइए। जैसे आपका 0 है, इस 150 को इधर लाएंगे तो ये -150 होगा होगा, और ये हो जाएगा 0.03 ए, और यहाँ से आपको ए बताना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो 150 बटा 0.03। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, डेसिमल को हटाइए, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कराइए। ऊपर हो जाएगा आपका 15,000 और नीचे हो जाएगा आपका 3। जाहिर सी बात है आपका 5000 मीटर प्रति सेकंड आंसर आएगा। ये ए निकला, इतने मतलब इतनी दूरी पर भेदेगी वो, इतनी स्पीड होगा उसका, इतना त्वरण के हिसाब से। ठीक है ना? उसके बाद क्या रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि लकड़ी के गुटके के द्वारा जो गोली पर लगाया गया जो परिणामी बल होगा, मतलब F इक्वल टू ma, ये बताना है। तो यहाँ पे m की वैल्यू तो हमको पता चल गया, भैया पहले से ही पता है, किलोग्राम दिया, और त्वरण हमको पता चल गया, यानी 50 न्यूटन का लगेगा, माइनस 50 न्यूटन का बल परिमाण इस पे लगेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है? देखिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है, एक वस्तु है और जिसका द्रव्यमान आपका 1 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है? 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से एक वेग सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखें और 5 किलोग्राम के द्रव्यमान से एक लकड़ी के टुकड़े से टकराती है। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद दोनों के साथ-साथ उसकी सीधी रेखा में क्या होती है, तो गति करते हैं। तो संघट्ट के पहले मतलब टकराने के पहले और उसके बाद से कुल संवेगों की गणना करना है। टक्कर वाले सवाल आपने पढ़ा होगा। टक्कर के बाद भी आपने जब संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे तो उनके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब दोनों बराबर होते हैं। क्लियर है? इस बात को ध्यान देके चलना, उसी पे लगेगा क्वेश्चन ये। चलिए, हमको पहला बात 2 कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। एक m1 आपका 1 किलोग्राम का है। आपकी पहले की इनिशियल स्पीड 10 है। दूसरा आपका AM2 है, उसका 5 किलोग्राम है। उसके लिए जो इनिशियल स्पीड है, वो क्या है आपकी 0 है। ठीक है? क्योंकि वो टकराजी है, मतलब इनिशियल उसकी स्पीड रही नहीं है, विरामावस्था में रखा जा रहा है वो। क्लियर है मेरी बात? प्रारंभिक संवेग की बात करेंगे तो P इक्वल टू एम भी होता है। यहाँ पर V का मतलब प्रारंभिक वेग है, M का मतलब आपका दिया हुआ है। इसका मतलब कि 10 किलोग्राम प्रति सेकंड है। वहीं दूसरी संवेग की बात करेंगे तो M2 U2 की बात करेंगे। इसका मतलब 5 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मेरा 0 हो जाएगा। अब ये बताइएगा कि प्रभाव से पहले कुल संवेग की बात करेंगे आप, तो इन दोनों संवेगों को जोड़ लेंगे। तो इसका मतलब कि P1 प्लस P2, मतलब ये आपका P1 है और ये आपका P2 है। दोनों को जोड़ेंगे 10 प्लस 0 बराबर 10 न्यूटन सेकंड होगा। अब कह रहा है कि टक्कर के बाद जो कुल संवेग होगा वो टक्कर के पहले वाले कुल संवेग के बराबर होगा। इसका मतलब कि जो टक्कर के बाद और टक्कर के पहले दोनों के दोनों बराबर होंगे 10 न्यूटन सेकंड के बराबर। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद से अब इसका जो टोटल द्रव्यमान निकालेंगे। टोटल द्रव्यमान आपका कितना है, तो 1 किलोग्राम पहले का है, दूसरे का 5 किलोग्राम है, तो 6 किलोग्राम हो गया। अब हम मान लिए कि टक्कर के बाद से उसका वेग अब जो v है, वो आपको मान लेते हैं 0 नहीं, उसको हम एक क्योंकि वही तो निकालना है आपको, तो पहले उसको निकालेंगे तभी तो आपका समवेग निकल पाएगा। बात समझ रही नहीं? वेग ही तो निकालना है, संयोजन के वेग ही निकालना है। इसका मतलब हम वेग v मान लेंगे टक्कर के बाद वाला। अब हम जानते हैं कि जो संयुक्त वस्तु का जो संवेग होगा वो प्रभाव के बाद भी उसका कुल संवेग क्या होगा, उस 6 v के बराबर होगा। यानी 6 जो v है, यानी 6 किलोग्राम का मतलब 6 v और आपका m भी, मतलब समझ रहे हैं क्या है ये? m की वैल्यू आपकी 6 किलोग्राम और v का मतलब v, इसका मतलब 6 v। और ये 6 v की जो वैल्यू है, बात वही ना, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद दोनों बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब 6 v बराबर भी 10 होना चाहिए। तो v की वैल्यू 10/6, इसका मतलब 1.67 मीटर प्रति सेकंड आया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल था, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन तो शायद ही एग्जाम में देखने को मिले, एकेडमिक सेशन में देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमको तैयार रहना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आसान सा क्वेश्चन है। 100 किलोग्राम की द्रव्यमान की एक वस्तु है, समान वेग त्वरण से चल चल रही है, 6 सेकंड में इतने मीटर से इतने मीटर हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे v और u दोनों की वैल्यू आपको पता है, t पता है, m पता है, तो संवेग बताना, यानी p इक्वल टू m भी आपको बताना पड़ेगा, m भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना? उसके बाद क्या करना है आपको कि उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। इसका मतलब F की बताना है। तो F के लिए आपको A चाहिए और A किससे आएगा, तो समीकरण के प्रथम समीकरण से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो सबसे पहले हम संवेग की बात करें तो संवेग बराबर होता है P इक्वल टू mv। तो पहले के लिए जो आपकी दो दो स्पीड है ना, एक इनिशियल स्पीड के निकालेंगे तो m बदलेगा नहीं। पहले के लिए आपकी स्पीड जो हो जाएगी वो 5 लेंगे, इसका मतलब 500 न्यूटन सेकंड। दूसरे के लिए अब संवेग की बात करेंगे। बाद में ना वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करना है। तो संवेग पहला, संवेग मान, वस्तु के पहले का मतलब जो इनिशियल स्पीड से चली है और बाद का मतलब जो फाइनल स्पीड में आई है। तो उसके लिए v की वैल्यू 8 है, वहां पर रखेंगे तो ये हो गया 800 न्यूटन सेकंड। ये दोनों क्लियर पता चल गया। अब हम आपको बताना है कि आप पर आरोपित बल, तो पहले मुझे ए बताना होगा ना, ए तो दिया ही नहीं है, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए द्रव्यमान गुणा त्वरण की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ए के लिए हम गति के प्रथम समीकरण पे आएंगे। v बराबर u प्लस ए टी, v की वैल्यू यहाँ है 8, u की वैल्यू 5, एक निकालना है, t 6 रखा है मैंने, a का निकाला, आपका 0.5 आया, इस वैल्यू में पुट कर लिया, 50 न्यूटन का आंसर आ गया। समझ सकते हैं? आसान, बिल्कुल आसान है, ठीक है।
तेज तो नहीं है ना? अभी इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, 3/6 का मतलब 1/2 होता है, इसके मतलब 0.5 होता है। बस इसकी वैल्यू पुट करनी है, आंसर फाइंड हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट जानिए कहाँ कहाँ क्या क्या दिया हुआ, कैसे इसे अप्लाई किया जा रहा है, अप्लाई करना सीखना आपको। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको देखिए। एक 10 किलोग्राम की द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर फर्श पर गिर रही है। जो ऊंचाई से गिर रही है वही उसकी दूरी है, समझिएगा, वही उसकी दूरी है। और यहाँ पे एम दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। जब ऊंचाई से गिर रही है और उसकी स्पीड दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या होगा, तो जीरो होगा। और उसकी अंतिम मान लेंगे हम भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वहां पे आपको दे रहा है कि अवस्था में फर्श पर स्थानांतरित संवेग की मान की गणना, मतलब P बराबर एम भी बताना है। ठीक है, P बराबर एम भी बताना है। दूसरी बात, परिकलन हेतु नीचे के हुए दिष्ट त्वरण का मान ए वैल्यू दिया हुआ है। तो ये बताइए, जब हमको ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू पता चल गया 10, हमको यू की वैल्यू पता चल गया, हमको एस की वैल्यू पता चल गया, तो क्या हम न्यूटन के गति के तीसरे समीकरण से नहीं आ पाएंगे? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2एस, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2एस। बात तो वही है ना? बात तो इसको ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए, दोनों तो एक ही बराबर है। वैल्यू पुट करेंगे हम, बस नॉर्मल सी वैल्यू पुट करना है आपको। पुट करने के बाद से आपको भी की वैल्यू पता चल जाएगी, 4 मीटर प्रति सेकंड। अब वही भी आपको जो संवेग पता करना है, P इक्वल टू एम भी, इसमें एम ऑलरेडी आपको 10 पता है, भी यहाँ से पता चल गया 4, 10 गुणे 4 बराबर 40 किलोग्राम पर सेकंड। ठीक है ना? ये आपका क्या हो गया, आपका ये संवेग की गणना हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा और देख लें, हाँ एक दो न्यूमेरिकल्स और हैं, बस जो होगा देखना ही पड़ेगा ना। चलिए घबराने की बात नहीं है, आसान, धीरे धीरे करिए, कोई बात नहीं, आसानी से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1200 किलोग्राम के द्रव्यमान की कार को एक समतल सड़क पर दो व्यक्ति समान वेग से धक्का देते हैं। उसी कार को तीन व्यक्तियों के द्वारा धक्का देकर के 0.2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न किया जा रहा है। इसका मतलब कि त्वरण की वैल्यू आपका दिया हुआ 0.2 सेकंड। ठीक है, उसके बाद से क्या दे रहा है, कोई क्वेश्चन, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आइए अब आगे। उसके बाद क्या रहा है, कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को धकेल पाते हैं ये बताना है आपको, मतलब एफ की गणना करना है। ये बताइए, एम की वैल्यू दे दिया, और ये समान वेग का मतलब कि जो इनिशियल और फाइनल दोनों की वैल्यू बराबर है। यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू तो दिया है ना, इसको जीरो क्यों लिखा है, 0.2 है ये। ठीक है, तो यहाँ से अब आप बात करेंगे एफ इक्वल टू एम में। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ ए इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में जो उसका त्वरण है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, वो धक्का तीन व्यक्तियों का धक्का दे करके त्वरण उत्पन्न किया जा रहा है। तो पहले के लिए हम बात करेंगे, तो उसके लिए हम यदि हम बात करें जो उसमें बल लगाया गया है स्टार्टिंग में, तो उसमें तो त्वरण जीरो है आपकी। ठीक है, क्योंकि समान वेग से ए और बी दोनों बराबर हो जा रहा है, तो वहाँ पे त्वरण भी बराबर जीरो हो जाएगा। इसलिए एफ इक्वल टू एम के लिए यहाँ पर जीरो न्यूटन का बल पहले में हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में तीनों को जब धक्का लगा करके त्वरण आपका 0.2 मीटर प्रति सेकंड है, तो वहां पे तो चेंज हो गया ना, वहां पे ए की वैल्यू 0.2 हो गया, 1200 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 240 न्यूटन का आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, 500 ग्राम का एक द्रव्यमान है, हथौड़े के द्वारा 50 मीटर प्रति सेकंड से कील का प्रहार किया जाता है। तो कील के द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय में 0.01 सेकंड में ही रोक दिया जाता है। तो कील के द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल का परिकलन करना है। जिनको न्यूमेरिकल्स नहीं अच्छा लगता आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे तो पूरा पढ़ाना है, एग्जाम में आ गया फिर आप पछताएंगे, पछताने की जरूरत नहीं है। प्लीज चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और मैं बोलता हूँ बार बार आप लोगों को, एक हाइप का ऑप्शन होगा, प्लीज वीडियो को हाइप जरूर दिया करें कि वीडियो को रीच मिला करें, मतलब वीडियो एक से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको m बराबर 500 ग्राम दिया, तो उसको चेंज करेंगे तो हमारा 0.5 किलोग्राम। अब इनको कैसे चेंज करेंगे, तो जो 500 ग्राम दिया हुआ उनको 1000 से हम भाग दे देंगे। इतना तो आता है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका मतलब 1/2। और 1/2 का मतलब आधा ही तो होता है, आधा का मतलब 0.5 ही तो होता है, यानी 0.5 किलोग्राम हो गया। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो दी हुई है वो 0 दी हुई है, और जो हथौड़े के द्वारा वेग बाद में प्रहार किया जा रहा है ना, इसका मतलब कि भी की वैल्यू है 50, समझिएगा। उसके बाद समय दिया हुआ 0.01 सेकंड। ठीक है,
करा कि हथौड़े पर कील के द्वारा लगाया गया जो बल है F इक्वल टू एम है। नॉर्मल सी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आपको V और U दिया है, तो इस त्वरण की वैल्यू पुट करेंगे, तो त्वरण बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई समय। तो m और a की वैल्यू v माइनस यू अपॉन टी, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू 0.5 है, v की वैल्यू 50 है, u की वैल्यू 0 है, नीचे रखेंगे, इतना आपको 2500 न्यूटन का आंसर आ जाएगा। इतनी छोटी छोटी बातें तो समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलिए। 1200 किलोग्राम के, बस लास्ट उसके बाद चैप्टर वाले प्रश्न पे आएंगे हम। कह रहा है कि 1200 किलोग्राम के द्रव्यमान की मोटर कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और एक सरल रेखा में अनुदिश है, मतलब चल रही है। उसका वेग बाहरी असंतुलित बल लगाने के कारण 4 सेकंड में घट करके 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रही है। तो त्वरण और संवेग परिवर्तन का परिक्रम करना है। मतलब ए बराबर बात करना, तो ए बराबर वी माइनस यू अपन टी से भी आ सकता है या किसी समीकरण के द्वारा भी आ सकता है। पहली बात, यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो स्पीड तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, इसका मतलब ये u की वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं? यानी m की वैल्यू दिया हुआ है, u की वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको बताना v भी दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट में त्वरण लगाने के बाद से वो घट करके इतना हो जा रहा है, इसका मतलब कि फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है। कोई भी चीज आपका किलोमीटर प्रति घंटा होता है, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से आप सिंपली मल्टीप्लाई करा दीजिए, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने 5/18 यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया, 5/18 यहाँ मल्टीप्लाई कराया, दोनों को चेंज करके यहाँ पे इसको मीटर प्रति सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हमको त्वरण बताना है। त्वरण के लिए 3 चीज की जरूरत पड़ती है, v u t, और तीनों चीज हमको पता है, बस नॉर्मल रखेंगे। v की वैल्यू 5 आई है, u की वैल्यू 25 आई है, t की वैल्यू 4 आई है। तो 5 माइनस 25 बराबर माइनस 20/4, इसका मतलब कि 20/4 का मतलब कितना हो जाएगा, -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका ये त्वरण आ गया, पहला आंसर तो आ गया। दूसरा, आप संवेग की बात करना है, तो संवेग क्या होता है, P इक्वल टू एम होता है, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन है। एक बार क्या होता है, सरल रेखा में चल रहा है, उसके बाद एक असंतुलित बल लगा करके उन चीजों को रोक दिया जा रहा है। इसका मतलब कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस आपका हो गया, यानी P इक्वल टू एम हुआ। लेकिन कंडीशन दो है, तो P इक्वल टू एम माइनस एम हो गया, यही हुआ ना। तो ये हो गया आपका पहला और ये हो गया दूसरा। तो ये हम कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू, इसका मतलब इस प्रकार आया 1200, ये 5 माइनस 25, यानी ये 1200 माइनस 20, इसका मतलब कितना आ गया, 24,000 किलोमीटर प्रति सेकंड आ गया। ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब आपको क्या बताना है, दूसरा बल भी बताना है। इसका मतलब m तो आपको पता है और ये पता है, तो ये तो आसान है, ये तो निकल जाएगा। 1200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -600 न्यूटन, यानी एक आंसर ये है। संवेग आपको इतना निकल गया और आपका त्वरण इतना निकल गया, तीन चीज आपको यहाँ से पता चल गया है। ठीक है, अगला चलते, अब हम आते हैं आपको चैप्टर वाले प्रश्न की तरफ लेकर के। चैप्टर वाले प्रश्न, चैप्टर के अंदर जो प्रश्न है वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको देखते हैं। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, कोई बात नहीं, हम तो क्वेश्चन को तुमको देखना है ना पूरे। अच्छा, क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि इनमें से बताना है कि किसका जड़त्व अधिक होता है, हो अधिक है। पहला क्वेश्चन है कि एक रबर की गेंद और उसकी आकार का पत्थर, दूसरा है एक साइकिल और एक रेलगाड़ी, और तीसरा है 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, जिस चीज का द्रव्यमान ज्यादा होगा उस चीज का जड़त्व भी ज्यादा होगा, बस इसी पे कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको पूरी इसका प्रश्नोत्तरी भी दिया हुआ है, आप लिख देख सकते हैं। पहला, यहाँ पे आपको आंसर फॉर्मेट मिलेंगे। एक रबर की गेंद और उसकी आकार का जो पत्थर, उसमें जो पत्थर का द्रव्यमान होगा वो रबर के द्रव्यमान से अधिक होता है, इसलिए पत्थर का जड़त्व क्या होगा, अधिक है। तो कॉन्सेप्ट समझ गया ना, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा। दूसरा, साइकिल और रेलगाड़ी की बात करना है। अच्छा, साइकिल रेलगाड़ी है क्या इसमें, हाँ ठीक है। तो साइकिल और रेलगाड़ी की बात करना है, तो जाहिर सी बात है रेलगाड़ी का द्रव्यमान ज्यादा होगा साइकिल से, इसलिए रेलगाड़ी का जड़त्व ज्यादा होगा। वही सेम बात इसमें भी है। 5 रुपए और 1 रुपए के सिक्के की बात करेंगे तो 5 रुपए का सिक्का वजन ज्यादा है, इसलिए जो 5 रुपए का सिक्का है उसका जड़त्व क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। दूसरे क्वेश्चन, निम्न में उदाहरण में क्या करना है आपको, गेंद का वेग कितनी बार बदलता है जानने का प्रयास करें। क्या है, एक फुटबॉल का खिलाड़ी है जो गेंद पर किक मारता है और गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचा देता है।
उसके बाद क्या होता है, दूसरा खिलाड़ी जो है उसी गेंद को किक लगा करके गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। जो गोल है ना, गोल करने वाले जो गोलकीपर होते हैं, तो वो विपक्षी टीम का जो गोलकीपर होता है वो गेंद को पकड़ लेता है और अपनी टीम के खिलाड़ियों की ओर किक लगाता है। इसके साथ ही उस कारक की भी पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में प्रदान करता है। देखिए, इसमें 4 प्रकार की कंडीशन है। 4 प्रकार से परिवर्तन हो सकते हैं इसमें। कैसे? पहला क्या होगा? पहला ये होगा कि जब आपका पहला खिलाड़ी गेंद को अपनी टीम के दूसरी पार ओर मारता है, तो फुटबॉल का वेग वहां पर बदलेगा। बदलेगा नहीं बदलेगा, क्योंकि दूसरे स्पीड से मारा है वो। उसके बाद से दूसरा जो खिलाड़ी है वो फुटबॉल को गोल की ओर मारता है, तो फुटबॉल का वेग वहां पर भी बदलेगा। उसके बाद से वो दूसरे स्पीड से मारेगा, जाहिर सी बात है, एक खिलाड़ी के पास से जब पहुंचने पे दूसरे खिलाड़ी के पास बॉल जाएगी, तो उस हिसाब से वो अपने हिसाब से वो तो मारेगा। स्पीड तो सबकी अलग अलग है। तो 4 प्रकार की बातें की गई, इस प्रकार के 4 प्रकार की आपकी स्पीड में चेंजिंग होगी। उसके बाद जब विपक्षी टीम को गोलकीपर को मिलेगा पकड़ करके, फिर वो फुटबॉल को हो सकता है बहुत तेज मार दे, तो वहां पर भी उसका वेग बदल जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, जब गोलकीपर गेंद को अपनी टीम के पास किसी खिलाड़ी के पास किक करता है, तो फुटबॉल का वेग वहां पर भी बदल जाएगा, मतलब वो दूसरे खिलाड़ी को देगा। तो ये 4 कंडीशन है, क्योंकि 4 बातें की गई हैं, इस प्रकार के 4 बार फुटबॉल का वेग क्या होगा, बदलेगा। चौथा क्वेश्चन, थर्ड नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जब पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाया जा रहा है तो कुछ पत्तियां झड़ जाती है। काफी फेमस क्वेश्चन है ये। क्यों? देखिए, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण, जिसको हम जड़त्व बोलते हैं। ये जड़त्व के कारण ही है, ठीक है ना? जड़त्व का कारण कह रहा है कि क्योंकि पत्तियां अपने जड़त्व के कारण ही क्या होती हैं, अपनी स्थिर अवस्था में है, और जो स्थिर रहने की अवस्था में कोशिश कर रही हैं, जबकि जो शाखा है वो तुरंत गति में आ जा रही है। तो वहां पे जड़ गति का जड़त्व का नियम क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट क्या है? कह रहा है कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुकते हैं, और आप जब विरामावस्था में गतिशील होती है तो आप पीछे की ओर होती है। तो ये दोनों के दोनों जो कंडीशन है ये भी आपके जड़त्व पर निर्भर करता है, क्योंकि आप स्थिर अवस्था में है, जैसे बस चली आप थोड़ा सा पीछे हो गए, जैसे रुकी थोड़ा सा आगे की तरफ आ गए। ये जड़त्व के नियम के कारण ही क्या होता है, आगे झुकना और पीछे झुकना दोनों का नियम आता है। उसके बाद से इस चैप्टर से संबंधित ये तो प्रश्न, ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो सीखना ही है, जानना ही, क्योंकि पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको इसमें मिल जाता है। चलिए एक-एक करके इस पॉइंट को देखते हैं, उसके बाद से हम एमसीक्यू फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है? तैयार हैं? वीडियो अच्छी लग रही है? प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़। अगला पॉइंट, जो गति का जो प्रथम नियम है उसको देखते हैं कि वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान रूप से गतिमान अवस्था में या गति की अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी असंतुलित बल कार्य ना करे, मतलब कोई भी बाहरी फोर्स उस पर न लग जाएगा, तब तक वो अपनी स्पीड में रहेगी या जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगी। और इसी प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। बात आ गई। वस्तु के द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है, ये जड़त्व कहलाती है। क्लियर है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ना, वही उसका जड़त्व होता है, और उसका जो एसआई यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। अगला पॉइंट, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, मतलब उनका विरोध करता है, क्योंकि दो वस्तुओं के बीच में विरोधी बल होता है आपका घर्षण बल। ठीक है? अगले पॉइंट, अब हम आएंगे गति के दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती और बल की दिशा में समानुपाती होता है। ठीक है? अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है कि जो बल का एसआई मात्रक है, कह रहा है कि बल का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तथा प्रतीक एन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। तृतीय नियम क्या कहता है? वही तीसरे नियम को हम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं।
यानी प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया में दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। यानी जिस प्रकार से किया उसी प्रकार से वापस आया। ये आपकी क्रिया की तीसरी नियम। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी एमसीक्यू फॉर्मेट। क्लियर? एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु की गति का कारण क्या होता है? तो उसके गति का कारण उसका बल होता है। क्या होता है? फोर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी वस्तु की चाल के समय के साथ क्यों बदलती है? इसलिए बदलती है क्योंकि उस पर लगाए गए बल के कारण उसकी चाल के साथ सब कुछ बदल जाती है। इसके वजह से उसकी चाल उस समय के साथ बदलती है। थर्ड नंबर पॉइंट है सदियों तक गति का अध्ययन किन व्यक्तियों ने उलझाया रखा था? तो ये वैज्ञानिक और दार्शनिकों ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। फर्श पर रखी गेंद को ठोकर मारने पर वह रुक जाती है। इसका क्या पता चलता है? इसका क्या पता चलता है? इसका पता यही चलता है कि वस्तु की जो अवस्था थी वो एक विरामिक अवस्था थी। ठीक है ना? या उसकी गति की अवस्था थी। इसका पता यही चलता है कि जो वस्तु की गति थी उसकी अवस्था एक स्वाभाविक है। वस्तु की गति की अवस्था क्या है? स्वाभाविक है। अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वस्तुओं की गति के बारे में नई संकल्पना किसने दिया था? इसके संकल्पना जो दिए थे वो गैलीलियो और न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो और न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी। किस स्थिर वस्तु को गति देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको या तो खींचना चाहिए या तो उसको धकेलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बल को प्रत्यक्ष रूप से देखा या महसूस क्यों नहीं किया जा सकता? इसलिए क्योंकि जो बल होता है वो क्या होता है? तो अदृश्य होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बल का प्रभाव हम किस रूप में देख सकते हैं? तो बल का प्रभाव वस्तु की गति में परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 9 नंबर की तरफ आते हैं कि वस्तु लगाने से किसी वस्तु में क्या परिवर्तन हो सकता है? तो उसकी वेग का परिमाण और दिशा दोनों क्या होती है? तो बदल जाती है। बल की अवधारणा किस पर आधारित है? तो बल की जो अवधारणा है या तो खींच करके, धकेल करके, ठोकर लगाने की क्रिया पर क्या है ये आधारित है। ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर की तरफ आते हैं। जब किसी वस्तु पर दोनों ओर समान परिमाण के विपरीत बल लगाए जाते हैं तो क्या होता है? जब दोनों ओर से समान लगाए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों ओर से समान लगाएंगे तो वस्तु विरामावस्था में बनी रहेगी। मतलब उसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं रहेगी। उसमें दोनों तरफ से बल क्या होते हैं? समान। मान लीजिए एक प्रकार का कोई बक्सा है और इधर से भी आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और इधर से भी आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो ये बताइए बक्सा खसकेगा क्या? नहीं, क्योंकि इस पे दोनों प्रकार के जो आरोपित बल हैं वो प्रकार सेम है। समान परिमाण के जो विपरीत बलों को क्या कहा जाता है? तो समान परिमाण के विपरीत बल जो होंगे उसको हम संतुलित बल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? संतुलित। अगला पॉइंट है जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो क्या होता है? असंतुलित बल कार्य करेगा तो वस्तु गति करने लगेगी कि स्थिर रहेगी? क्या रहेगी? तो वस्तु गति करने लगी। अभी मैंने जस्ट पढ़ा था असंतुलित बल कार्य करेगा तो वस्तु की गति में परिवर्तन होगा। मतलब वस्तु गति करने लगेगी। असंतुलित बल हमेशा किस दिशा में कार्य करता है? हमेशा किस दिशा में कार्य करेगा? तो वो अधिक बल की दिशा की ओर काम करेगा। ठीक है। 15 नंबर आपके सामने है कि जो संतुलित बल है वो वस्तु पर क्या प्रभाव होता है? तो जब संतुलित बल होगा इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। मतलब गति जिस अवस्था में उसी अवस्था में बनी रहेगी। जब बच्चे एक बक्से को हल्के से खुरदरे फर्श पर धकेलते हैं तो वह क्यों नहीं खिसकता है? इसलिए नहीं खिसकता है क्योंकि वहां पे घर्षण बल के कारण है। घर्षण बल की वजह से वो बक्सा खसकता नहीं है। ठीक है। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो आपको पता है घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी। घर्षण बल उत्पन्न होता है तो घर्षण बल वस्तु और फर्श के बीच उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर की तरफ आते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है? जब बक्से को, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब बक्से को बहुत जोर से धकेला जाता है तो वो खिसकने लगता है। इसका कारण क्या है?
इसका कारण ये है कि जो धकेलने वाला जो बल है, वो घर्षण बल से अधिक हो गया है। ये इसका सही जवाब है, बिल्कुल। क्योंकि जो घर्षण बल है, वो धकेलने वाले बल से क्या हो गया है, घर्षण बल है जो घर्षण बल से धकेलने वाला बल ज़्यादा हो गया है। जब साइकिल के पैडल चलाना बंद कर देते हैं, तो उसकी गति धीमी क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल कार्य करने लगता है, ठीक है? किसी वस्तु को समान वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? जब समान गतिमान बनाए रखने के लिए समान रूप से गतिमान, तो वहां पर आपको क्या, तो शून्य बल आवश्यक होता है, ठीक है ना। करेक्ट। यदि किसी वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है, तो क्या उसमें कोई किसी प्रकार का चेंजिंग होगा? नहीं। तो वस्तु क्या होगी? तो वस्तु अपने आप में स्थिर रहेगी? नहीं। वस्तु समान वेग से गतिमान रहेगी। क्या होगी? वस्तु समान वेग से गतिमान रहेगी। अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 23 है। किसी वस्तु को त्वरित, आइए कलर हम चेंज कर लेते हैं, त्वरित मतलब एक्सीलरेट करने के लिए क्या आवश्यक है? आवश्यक यही है कि वहां पर एक असंतुलित बल कार्य किया जाए। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। गैलीलियो ने किस वस्तु की गति को देख करके अपना निष्कर्ष निकाला था? तो लोहे की गेंद को देख करके। ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर की तरफ आते हैं। गैलीलियो ने किस प्रकार के तल पर प्रयोग किया था? आनत मतलब इंक्लाइंड प्लेन पर, ठीक है। यदि दोनों ओर तलों के झुकाव समान हो, तो गोली क्या होगी? जब दोनों ओर समान होगा, तो उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से वो छोड़ी गई थी, ठीक है ना। इस प्रकार से गिरेगी, उसी उतनी ही ऊंचाई पर जाएगी वापस। अगला पॉइंट 27 नंबर है। जब दाएं ओर के तल का झुकाव धीरे धीरे कम किया जाए, तो गोली को क्या होगा? तो गोली अधिक दूरी तय करनी होगी। गोली को क्या होगा? अधिक दूरी तय करना होगा। गैलीलियो के प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? गैलीलियो के प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ? कि गति को बदलने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है। कह रहा है कि गैलीलियो का निष्कर्ष न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था? एक बार मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर कर लूं। माफी चाहते हैं, इसका जो आंसर होगा ना आपका, वो प्रथम नियम होगा। थोड़ा सा डाउट में थे हम। गैलीलियो का जो निष्कर्ष था, वो न्यूटन के किस नियम से है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है, जिसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था? तो गैलीलियो का जन्म आपका जो होता है वो इटली में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला पॉइंट, गैलीलियो को बचपन में किस विषय में रुचि थी? तो गणित और प्राकृतिक दर्शन में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर की तरफ आते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि गैलीलियो ने किस विश्वविद्यालय में नामांकन लिया था? तो ये था पीसा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी, पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया था। गैलीलियो की पहली वैज्ञानिक पुस्तक का नाम क्या था? इसका नाम था द लिटिल बैलेंस। क्या नाम था इसका? लिटिल बैलेंस, ला बैलेसिटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 34 नंबर की तरफ आते हैं। 34 नंबर है कि गैलीलियो ने किस विषय में महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं? तो ये गतिज के सिद्धांत और लोलक। ऑप्शन नंबर बी। गैलीलियो ने कौन सा यंत्र विकसित किया जो उनके खगोलीय अवलोकनों के लिए प्रसिद्ध हुआ? तो ये किए थे सूक्ष्मदर्शी का। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था। सॉरी, दूरदर्शी। सॉरी, ये दूरदर्शी होगा ना, ठीक है। करेक्ट कर लीजिए, इसमें क्या है आपका? दूरदर्शी है। गैलीलियो ने किस ग्रह के चारों उपग्रह खोजे थे? तो ये है आपका बृहस्पति। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 उपग्रह इसके खोजे थे गैलीलियो ने। 36 के गैलीलियो ने किस ग्रह के 4 उपग्रहों को खोजा था? तो ये है आपका बृहस्पति। क्लियर है। गति का जो प्रथम नियम है किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? ये सबको पता है। किसने किया था? तो न्यूटन ने।
ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही जवाब है। न्यूटन ने बल और गति के कितने मौलिक नियम दिए थे? तो इसके 3 मौलिक नियम दिए थे, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि गति का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है? ये प्रथम नियम कहता है कि जब वस्तु अपनी स्थिर या समान गति की अवस्था में रहती है, जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य न करे। ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो उसी 40 नंबर वाले में मिलेगा आपको कि गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं? तो उसी को हम जड़त्व के नियम से जानते हैं। कह रहा है कि जड़त्व का अर्थ है, जड़त्व का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ ये है कि किसी वस्तु को अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति ही आपकी क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। गति के प्रथम नियम के अनुसार वस्तु की गति में परिवर्तन कब होता है? जब होगा जब उस पर किसी भी प्रकार का असंतुलित बल, बाहरी बल कार्य करने लगेगा, तो उसकी गति में परिवर्तन हो जाएगा। जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने सुझाया था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले न्यूटन ने सुझाया था, इसी तो आपका न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु की गति को बदलने के लिए आवश्यक होता है, तो ये होता है असंतुलित बल। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से जितने आपके एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हैं, उससे कहीं ज्यादा गुना आपका जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराया है, वहां पे आपको सभी फार्मूले आपके रिवाइज हो गए हैं, सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए हैं। कहाँ किस प्रकार के आपके 3 ही समीकरण पे पूरी की पूरी चीजें हैं। 4 आपका 3 समीकरण का रूल, एफ इजकल टू एम ए पे है ये वाला, पी इजकल टू एम भी संवेग, और ए बराबर भी माइनस यू अपॉन टी, इस पे ये सभी के सभी पूरे के पूरे चैप्टर इसी पर डिपेंड है। इनको आपको ध्यान देखना पड़ेगा। कह रहा है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, ऑप्शन नंबर बी। बंदूक का प्रतिक्षेपण गोली की तुलना में कम क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपका जो गोली का जो द्रव्यमान होगा, नहीं सॉरी, जो बंदूक का द्रव्यमान होगा वो अधिक होता है, ठीक है ना? इसलिए। अगला पॉइंट, नाविक जब नाव से आगे की तरफ कूदता है तो नाव किस दिशा में होती है? तो नाव पीछे की दिशा में। यहाँ पर भी जड़त्व का नियम लागू होता है। जड़त्व का नियम होता है नदी के कूदने पर नाव के पीछे ओर जाने के सिद्धांत को दर्शाता है गति के प्रथम नियम, जिसको हम जड़त्व का नियम का नाम देते हैं। 49 नंबर की तरफ है। कह रहा है कि बंदूक के द्वारा गोली को आगे की ओर छोड़े जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसी को बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का दोनों का नियम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 इस चैप्टर से 50 क्वेश्चन आपके निकले थे। यदि किसी वस्तु पर अधिक बल समान समय में लगाया जाए तो क्या बढ़ेगा? तो जब समान समय में लगाया जाएगा तो उसके संवेग परिवर्तन की दर की में बढ़ोतरी होगी, संवेग परिवर्तन दर में परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। वहीं से अब चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं। इसमें भी आपको सबसे पहले अभ्यास के प्रश्न मिलेंगे, उसके सबके सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? आइए अभ्यास वाले प्रश्न में। देखिए पहले का आंसर शायद नहीं हो पाया था। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं बता दे रहा हूँ इसमें। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा कि F इज इक्वल टू जी M1 इंटू M2 अपान R का स्क्वायर। कभी कभी आपको ऐसे पूछ सकता है कि कैपिटल जी और F में आपका रिलेशन बताना है, ये जो कि टीआरई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसी से क्वेश्चन पूछा गया था। आपको केवल नॉर्मल से आपको फार्मूला वहाँ पे दे देने थे, तो वहाँ पे एफ इजकल टू जी एम अपान आर स्क्वायर बताना था, बस यही आपका दिया हुआ था। ये भी सही हो सकता है क्योंकि 2 मास होगा तो 2, नहीं 1 होगा तो 1। चलिए इसको मैं सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना है। मैंने बोला कि इसमें एक पृथ्वी है, उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 किलोग्राम की वस्तु को गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा, और पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है और पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है, यानी 2 आपके द्रव्यमान दिए हुए हैं। जी की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, यानी एक m1, ध्यान दीजिए, ये देखिए, यानी आपका मैंने अभी फार्मूला पढ़ाया कि F इज इक्वल टू जी, और जी की वैल्यू है आपकी 6.67 इंटू 6.67 इंटू
10⁻⁻11 ये कैपिटल जी की वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पे -2। ठीक है, जी मल्टीप्लाई M1 की वैल्यू कितनी है तो 1 किलोग्राम, और M2 की वैल्यू कितना है तो 6 इंटू 10⁻24। नीचे क्या हो जाएगा डिवाइडेड, पूरे का डिवाइडेड MR का स्क्वायर, इसका मतलब कि 6.4 इंटू 10�6 मीटर का स्क्वायर। क्लियर है? वैसे आपको पता है वही आंसर आएगा इसका जो हम 9.8 बताते हैं, इसमें F की वैल्यू आएगी, आप काट सकते हैं, काट करके आपको डायरेक्ट 9.8 न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा इसमें। ठीक है, इसको एक एक तरीके से सॉल्व करने पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वरना मैं लिख के बताया होता तो टाइम नहीं लगता। चलिए, कोई आपको यहीं से सॉल्व करना है, 9.8 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने इस चैप्टर से कि यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है, ठीक है, चेंज कर लेते हैं कलर को, तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती? इसका रीजन एक ही है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा से बहुत अधिक है। यही रीजन है इसका, यही रीजन है क्योंकि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा से क्या है, बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन है, कोई दो वस्तु है उसके बीच में आपका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुने से बड़ा है, और दूसरा है कि वस्तु के बीच की दूरी की दोगुनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए, और तीसरा है कि दोनों वस्तु के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए। तो ये एक पॉइंट होता है सार्वत्रिक नियम, आपने पढ़ा होगा कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या होता है, ये किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये होगा, जब दोगुना कर दिया जाएगा तो वस्तु का जो द्रव्यमान जब दोगुना किया जाएगा तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। दूसरा, वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाएगा तो ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से वस्तुओं के बीच दूरी 3 गुनी करने पर कह रहा है कि जब दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाएगा तो उनके वस्तुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद से 3 गुनी करने पर ना, यहाँ पर दिया हुआ ना ऑप्शन नंबर 2 में ही अभी हम चलेंगे कि 1/9 गुना हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ। और चौथा पॉइंट इसमें मैंने छोड़ दिया है, चौथा पॉइंट भी है कि जब दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल्स क्या कहता है, ये कह रहा है चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना होता है, सबको पता है। एक दिया है कि एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर और पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। आप एक फार्मूला पढ़े हैं, W इक्वल टू एम इंटू जी। एम का मतलब होता है द्रव्यमान और जी का मतलब होता है जो जी की स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होती है। ठीक है, W अब यहाँ पे 9.8 निकालेंगे तो W की वैल्यू निकल गई आपकी 98 न्यूटन, और वहीं पर जी डैश की बात करेंगे तो उसकी 1/6 गुनी हो रही है। तो हमने जो निकाला है आपका ये 98 यूनिट, और जी की वैल्यू हमको 9.8, इसका 1/6 निकालेंगे कितना होगा, 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरी बार अब जब W1 यहाँ से अब निकालेंगे, समझ में आया, WN का मतलब क्या हो गया कि अब वहाँ पर जी की वैल्यू, जी डैश की वैल्यू रखेंगे ना, अब W1 का मतलब जी डैश की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो एम की वैल्यू 10 और जी डैश की वैल्यू 1.63, इसका मतलब कि 16.3 न्यूटन है। दूसरा पॉइंट है, इसमें तो आसान आसान से न्यूमेरिकल्स हैं। एक ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड से एक वस्तु को फेंका जा रहा है। गेंद को उसका परिकलन करना है। पहला क्या है कि उसकी अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंची हो वो बताना है। दूसरा, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय बताना है। ये बताइए, जब 49 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से फेंका, जिसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड रही होगी, उसके बाद से फाइनल स्पीड तो पता ही नहीं, तो उसको 0 मीटर प्रति सेकंड है वो, और जी आपका जो है वो, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है ना, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, इसका मतलब कि जो जी हो माइनस में आएगा, -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बताइए, यू पता है, भी पता है, अब वहां पे गुरुत्व की जगह पे आपका ए लगाएंगे, मतलब ए इज इक्वल टू जी, आपको पता ही है, जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का बात होगा वहां पर जी की बात हम कर सकते हैं।
तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, तो वहाँ पे 2gs लिखेंगे। s की वैल्यू बात करना होगा तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2g होगा। इसमें नॉर्मल सी वैल्यू पुट करेंगे। पहला आपकी हाइट पता चल जाएगी, दूसरा हमको समय की बात करना है, तो t बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई जी होता है, यहाँ पर जी लिखना है, जी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये वाली 5 सेकंड आएगी। ये बताओ 5 सेकंड जाने में भी लगेगा, 5 सेकंड वापस आने में भी लगेगा, इसका मतलब कुल समय की बात कर रहा है वो, आने और जाने की बात कर रहा है, इसका मतलब 10 सेकंड का समय लगेगा। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल से है। कह रहा है कि कोई भी पत्थर है ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से फेंका जा रहा है प्रारंभिक वेग से, इसका मतलब यू की वैल्यू हो 40 है। उसके बाद है कि जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की ग्राफ की सहायता से पत्थर के द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई, इसका मतलब नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, इसका जी की वैल्यू निगेटिव में आएगी -10, ठीक है। भी बराबर 0 है, तो वही बात हम इसमें भी करेंगे, इसमें भी थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। यस ही आपकी हाइट है और ए बराबर हम जी की बात कर ही रहे हैं, बस वैल्यू पुट करेंगे, आपकी हाइट 80 सेंटीमीटर आ जाएगा, 80 मीटर। कुल दूरी की बात करेंगे तो 80 जाने में 80 आने में, इसका मतलब कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 160 मीटर। तो जब आ करके वापस चला गया तो उसके विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। अब आ जाइए हम पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करना है, जहां पे पृथ्वी का द्रव्यमान, याद कर लीजिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10 के पावर 24 किलोग्राम, और वहीं पे सूर्य का द्रव्यमान बात करना है तो 2 इंटू 10 के पावर 30 किलोग्राम, और दोनों के बीच की जो औसत दूरी दी हुई है वो इतनी दी हुई है, ये एकदम रियल वैल्यू है। उस पे आपको दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल की बात करना है। ये होता है फार्मूला F इक्वल टू कैपिटल G एम ई इंटू एम एस अपान ई का मतलब अर्थ, एस का मतलब सन, मतलब दो प्रकार के मास है, एक पृथ्वी और एक सन है, अपान आर का स्क्वायर, बात वही है। वैल्यू पुट करेंगे आराम से, जी की वैल्यू इतना, इसमें इतना वैल्यू। अब ये कैसे आया सर, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 11 दूना 22, इसका मतलब नीचे तो 22 है, पावर के ऊपर 22 है, 10 के ऊपर 22 है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें से 22 निकाल दीजिए, 22 निकाल देंगे तो 8 होगा, और 8, ये 8 बच गया, 24 8 32 हो गया, 32 में से 11 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाए 1, 3 में से 1 जाए 2, 21 होगा, और यहाँ पर डेसिमल बढ़ा दिया गया तो 22 आपका हो गया है 3 दशमलव, यही होता है, यही थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करता है, डेसिमल आपका जो पावर घातांक निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं आप, थोड़ा सा इतना लॉजिक होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि पावर की चीज़ों को कैसे, नीचे से जब पावर ऊपर जाता है तो माइनस होता है, या ऊपर वाले पावर नीचे आते हैं तो भी माइनस होते हैं, ठीक है ना। जब कड़ी और घातांक जब पढ़े होंगे तो इन चीज़ों का नॉलेज जरूर हुआ होगा। अगला पॉइंट, कोई भी पत्थर है वो 100 मीटर की ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया है, और उसी समय दूसरा पत्थर वो 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दिशा के मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा की ऊपर की ओर फेंका गया है। तो आपको परिकलन करना है और दोनों पत्थर कब और कहाँ पे मिलेंगे देख लीजिएगा। ये आपका स्टोन है, स्टोन नंबर ए और स्टोन नंबर 2, मतलब ये स्टोन नंबर ए, स्टोन नंबर 2, दोनों एक ही समय गिराए जा रहे हैं। ये बताइए, यहाँ से एक धरातल से मान लीजिए इसकी x ऊंचाई है, तो टोटल ऊंचाई जो हो आपका 100 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो है वो 100 माइनस x हो जाएगा, इतना पता है। अब पत्थर एक की बात करेंगे, पत्थर एक के लिए आपको u बराबर 0 है, इनिशियल स्पीड उसकी 0 है, हाइट आपकी इसके लिए क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 100 माइनस x, a बराबर 0 है जो 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पर आप किस समीकरण का यूज करेंगे, तो समीकरण नंबर 2, किसका, समीकरण नंबर 2 का यूज करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करेंगे। नॉर्मल वैल्यू पुट करिए, यस की वैल्यू 100 माइनस एक्स है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि यू बराबर 0 है, 1/2 गुणे 9.8 टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू हमको बतानी है। पहला इस पे आपका आ गया यहाँ से कितना, कि आपका आ गया 4.9 टी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। चलिए अगला पॉइंट आते हैं। दूसरा पॉइंट है पत्थर दो के लिए आपकी स्पीड दी हुई है, वहां पर हाइट आपकी x है और a बराबर माइनस जी है जो 9.8 है। यहाँ पर भी हम समीकरण नंबर 2 का ही प्रयोग करेंगे, ला करके हमारा आ गया यहाँ पर कि 25t माइनस 4.9 टी का स्क्वायर, यह समीकरण नंबर 2। अब क्या होगा, इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद से देखिए क्या आया, जोड़ने के बाद से आपका समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे इतना आया,
और आने के बाद से आपकी जो t की वैल्यू आई वो 4 सेकंड आई है। अब हम 4 सेकंड को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो वहाँ पे x की वैल्यू आएगी और वही x आपकी क्या है, तो हाइट है, आपकी 21.6 मीटर। पीडीएफ में सबके सब सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि 500 ग्राम की एक गेंद है जो मोहरबंद पैकेट का आयतन 350 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, एक पैकेट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा, इसकी बात करना है। जब ज्यादा होगा तो आपको पता ही है, जब किसी भी चीज का घनत्व ज्यादा होता है तो वो चीज क्या होती है, डूब जाती है। घनत्व कम रहता है तो पानी के ऊपर तैरता रहता है। जैसे हम कील की बात करें, कील को पानी में फेंकेंगे आप तो कील नीचे डूब जाता है, क्योंकि कील की जो घनत्व होती है वो पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। चलिए कोई बात नहीं, इसकी बात हम करते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए मोहरबंद जो आपका जो पैकेट है उसका द्रव्यमान 500 ग्राम दिया हुआ है, आयतन इसका 350 सेंटीमीटर पर क्यूब दिया हुआ है, पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि हम घनत्व की बात करेंगे पहले। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो हम घनत्व तो निकाल लिए 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वहीं पर यदि हम विस्थापित पानी के आयतन की बात करेंगे वो 350 सेंटीमीटर। ये बताओ किसका कौन सा ज्यादा है, जो ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा आपका, जो ज्यादा होगा वो डूब जाएगा। तो अब घनत्व की बात करेंगे तो विस्थापित पानी का द्रव्यमान बटा विस्थापित पानी का आयतन। यहाँ से बात करेंगे, इसको पुट करेंगे तो विस्थापित पानी का जो द्रव्यमान है वो 350 ग्राम आ गया है। अब कह रहा है कि घनत्व वाला पानी में डूबेगा या तैरेगा। तो यहाँ देखिए, ये घनत्व तैर रहा है कि डूब रहा है, तो जाहिर सी बात रही इसका घनत्व कम है तो ये तैरेगा ही, और ये क्या हो जाएगा, और ये वाला जो पैकेट होगा वो नीचे क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। किसका घनत्व 350 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर है ना, समझ में आया। अब हम चैप्टर वाले प्रश्न के अंदर आएंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिएगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यह नियम, थोड़ी सी सर्दी है कोई बात, यह नियम सार्वत्रिक इस अभिप्राय से है कि सॉरी, कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे ये वस्तुएं बड़ी हो या छोटी हो, चाहे ये खगोलीय हो या पार्थिव हो। इनको जरूर जानना है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। व्युत्क्रम वर्ग मतलब एफ डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और इस कथन का अर्थ है कि यदि डी को 6 गुना कर दिया जाए तो एफ का मान क्या हो जाएगा, तो 36वां भाग रह जाएगा। अब आते हैं हम चैप्टर के अंदर वाली और जो भी प्रश्न हैं उनको देखते हैं। उन सभी के प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं आपके, उनको पढ़ते हैं। चीजों को स्किप मत करिएगा प्लीज, वरना नहीं समझ में आएगा। और पहली बार है तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए पॉइंट हम देखते हैं। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या बताता है, उसको बताइए आप। देखिए, जब दो वस्तुएं एक दूसरे को एक बल के अपनी ओर आकर्षित करती हैं तो यह बल उनकी द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो यफ है, ये दो प्रकार की वस्तु मतलब यम1 और इंटू यम2, इन दोनों वस्तु के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी मतलब डी के स्क्वायर, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है फार्मूला आपका। अगला पॉइंट, पृथ्वी, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और परिमाण का सूत्र लिखिए। बात वही है, यहाँ देखिए, गुरुत्वाकर्षण का बल का परिमाण ध्यान दीजिए। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो यही होता है। यही आपका फार्मूला पूछा भी गया था, F इक्वल टू जी जी m इंटू एम, मतलब हम m1 इंटू m2 बोल रहे थे, अपन r का इसका मतलब कि d का स्क्वायर बोल रहे थे। यहाँ पर अलग अलग बात की गई है कि यफ क्या है, तो यफ पृथ्वी और वस्तु के बीच में लगा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल है। कैपिटल जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। एम पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम वस्तु का द्रव्यमान और कैपिटल आर उस पृथ्वी की त्रिज्या है। क्वेश्चन है आपका कि मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। दो प्रश्नों के जवाब आपके सामने हैं। पहले हम मुक्त पतन की बात करेंगे, उनको समझते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं, समझिए।
मुक्त पतन, किसी वस्तु की उस अच्छा, कलर चेंज, 1 मिनट, ओह सॉरी। 1 मिनट। कह रहा है मुक्त पतन किसी वस्तु की उस गति से है जिसमें वह केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होती है और उस पर वायु प्रतिरोध या किसी अन्य बल का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, वो मुक्त रूप से गिर रही है, ये मुक्त पतन होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें? दूसरा क्वेश्चन था कि गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, गुरुत्वीय त्वरण समझते हैं, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो वो त्वरण का कार्य करता है। ठीक है, यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। आप समझ गए, जो भी त्वरण लग रहा है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण लगता है, इसीलिए उसको गुरुत्वीय त्वरण का नाम देते हैं। इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण का नाम देते हैं या कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? तो देखिए, भार और द्रव्यमान में छोटा सा अंतर मैं यहाँ पे आपके सामने, कि द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा होती है, जो क्या होती है, स्थिर होती है। ठीक है, जो कहीं भी परिवर्तित नहीं होती है। जबकि जो भार होता है उस वस्तु पर लगने वाला एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो अपने स्थान के अनुसार हर जगह पे वैरी करता है, मतलब चेंज होता रहता है। समझ में आया? करा किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का केवल 1/6वां भाग है, जिसके कारण चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी की तुलना में काफी कम है। क्लियर है? चलिए, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है कि एक पतली और मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? इसलिए कठिन होता है, ध्यान दीजिए, कि यदि स्कूल बैग को एक पतली और मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से उठाया जाए तो प्रणोद के कारण, प्रणोद एक प्रकार का क्षेत्रीय बल होता है जो ऊपर से आपका परपेंडिकुलर किसी भी किसी भी क्षेत्र पर लगाने वाला एक बल होता है। यह कार्य कठिन होगा क्योंकि स्कूल के बैग की जो पट्टी पतली होने से बैग का भार कंधे के भार पर क्या होता है, कम क्षेत्रफल पर पड़ता है, जिससे बैग उठाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये स्पेस यदि चौड़ा होगा, ये वाली पट्टी समझिए, तो आपका जो नीचे का शोल्डर होगा ये थोड़ा सा इस पे दबाव कम पड़ेगा, लेकिन जैसे इसकी पट्टी को हम पतली कर देंगे तो इसका प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। ठीक है ना, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो आपको दिक्कत होनी, मुश्किल होगा उसको उठाना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्प्लावकता से क्या समझते हैं? उत्प्लावकता का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोगों ने भी सुना होगा। कह रहा है कि जब तरल पदार्थ मतलब द्रव हो या गैस हो, ये का वह गुण जिसके कारण वह किसी वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाते हैं तो इसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, यानी उत्प्लावन बल किसी भी द्रव में लगता है। क्लियर है? कह रहा है कि कोई भी वस्तु, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा प्रश्न है, थोड़ी सी आज कोल्ड हो गया मुझे, तो इसलिए थोड़ा-सा क्लास लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि सर में दर्द है और फिर भी क्लास को कंप्लीट करना है क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचा जा रहा है क्लास। अब इसके बाद से बस एक हो जाएगा, उसके बाद से कंप्लीट हो जाएगी वीडियो आपकी। कह रहा कि पानी की सतह पर रखने पर कोई भी वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? इसका रीज़न है ये घनत्व। जब किसी कोई भी वस्तु कह रहा है, जब कोई भी वस्तु पानी की सतह पर तैरती है, जबकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता तो वह उस स्थिति में वो पानी में डूब जाती है। यदि पानी के घनत्व के बराबर हो तो वस्तु बीचों बीच क्या होती है, वो तैरती रहती है, नहीं डूब पाती है नहीं तैर पाती है। समझ में आया? तो जिसका घनत्व ज्यादा वो डूब जाएगा, जिसका घनत्व कम वो डूब नहीं पाएगा, ऊपर से तैरता रहेगा। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, कह रहा है कि एक तुला है जिसको हम वेइंग मशीन बोलते हैं, तौलने वाली मशीन, पर अपना द्रव्यमान 42 किलो नोट करते हैं, तो क्या आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है या कम है? देखिए, चूंकि हम किसी वस्तु का द्रव्यमान वायु में नापते हैं
और वायु की उत्प्लावकता के कारण तुला का जो पाठ्यांक होता है सदैव ही वस्तु के वास्तविक द्रव्यमान से कम होता है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा का हमेशा कम होता है। इस कारण हमारा जो वास्तविक द्रव्यमान होगा वो कुछ कुछ किलोग्राम क्या होगा, 42 किलोग्राम से अधिक होगा, परंतु यह अंतर अत्यंत ही काफी माइनर में होता है, काफी कम होता है। ठीक है। दूसरा, आपके पास रुई का एक बोरा है और एक लोहे की छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों के दोनों 100 किलोग्राम को दर्शाते हैं, मतलब दोनों के दोनों 100 किलोग्राम को दर्शा रहे हैं। वास्तविकता में एक दूसरे से भारी है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों? देखिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत लोग इसको काफी इंटरेस्टिंग वे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोगों के सामने वास्तविकता आपके सामने है कि लोहे की अपेक्षा रुई के बोरे पर वायु का जो उत्प्लावन बल है वो काफी अधिक आयतन के कारण अधिक होगा, इसलिए वास्तव में लोहे से अधिक भारी वो क्या होगी, प्रतीत होगी। ठीक है। अगला पॉइंट। अब इस चैप्टर से आपने क्या सीखा उनको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको पढ़ना ही है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार हम इस नियम को सार्वत्रिक नियम कहते हैं। तो याद हो गया ना, F इजकल टू जी, एम ई या एम बोलते हैं, अपान डी का स्क्वायर या आर का स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, यही है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इसमें। दूसरा पॉइंट है कि गुरुत्वाकर्षण एक क्षण बल होता है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबंध न हो। गुरुत्वीय बल पृथ्वी के तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता जाता है। यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है और इसका मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता जाता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। W इक्वल टू एम इंटू जी। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या रहेगा, हमेशा स्थिर रहता है। मतलब भार में परिवर्तन होता है और आपका भार में परिवर्तन होगा लेकिन द्रव्यमान क्या होगा, स्थिर होगा। अगला पॉइंट इसमें, सभी वस्तुएं किसी तरल से डुबाने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं। जिस द्रव में वस्तुओं को डुबाया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती हैं। यदि वस्तुएं का घनत्व डुबोए जाने वाले घनत्व से अधिक है तो वे द्रव में डूब जाती है। ये तो समझ क्या है, पढ़ के आए हैं। ठीक है। अब आते हैं हम कंप्लीट एमसीक्यू की तरफ। चलिए स्टार्ट करें। चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कारण से चक्कर लगाते हैं? तो एक ही कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे क्या करता है, तो आकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर सी। थर्ड नंबर की तरफ आते हैं। इसमें आपको कम से कम इस चैप्टर से 95 प्लस क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है ना, एमसीक्यू इतने मिलने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था? सबको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन। किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। फोर्थ नंबर की तरफ आते हैं कि न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के विचार की प्रेरणा किस घटना से मिला था? तो उन्होंने एक पेड़ से सेब को गिरते देख करके ये प्रेरणा लिया था। न्यूटन ने क्या अनुमान लगाया? अनुमान उन्होंने क्या लगाया कि क्या उनका अनुमान उनमें क्या हो सकता है कि जो पृथ्वी और चंद्रमा है उन दोनों पर समान प्रकार का बल लगता है। क्लियर है। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि जब पत्थर को धागे से बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो धागे में कौन सा बल लगता है? इसमें जो बल लगता है आपका केंद्राभिमुख बल। कौन सा लगता है? केंद्राभिमुख बल लगता है। जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वह नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किस लिए गिरती है? गुरुत्वाकर्षण बल के
कारण गिरती है। न्यूटन के अनुसार चंद्रमा किस दिशा में लगातार गिरता रहता है? तो ये चंद्रमा किस ओर? तो पृथ्वी की ओर। इधर तो पृथ्वी की ओर लगातार गिरता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। गुरुत्वाकर्षण अध्याय में किन विषयों का अध्ययन किया जाएगा? उसमें भार का परिवर्तन, द्रवों का प्लवन, गुरुत्वाकर्षण बल, इन सभी का सभी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। जब पत्थर को धागे से बांधकर वृत्तीय पथ में घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा कैसी होती है? उसकी गति की दिशा जो होगी वो सदा वृत्त के परिधि पर स्पर्श रेखीय दिशा में होगी। 11 नंबर आपके सामने, जिस बल के कारण कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अभिकेंद्र बल। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वह नीचे क्यों गिरती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। रिपीट है क्वेश्चन। न्यूटन के अनुसार चंद्रमा किस दिशा में लगातार गिरता रहता है? तो किस दिशा में गिरता रहता है? तो पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। अगला पॉइंट, अभिकेंद्र बल किस दिशा में कार्य करता है? तो अभिकेंद्र बल वृत्त के केंद्र की तरफ आपका कार्य करेगा। यदि अभिकेंद्र बल न हो तो वस्तु कैसे गति करेगा? तभी केंद्र बल न हो तो वस्तु का मतलब, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत सीधा पॉइंट है कि वो सीधी रेखा में क्या होगी? तो चलती रहेगी। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है? क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण। 17 नंबर है, हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते हुए क्यों नहीं देखते? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है। ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्वाकर्षण बल किन बातों पर निर्भर करता है? तो यह द्रव्यमानों के गुणनफल और दूरी के वर्ग पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो ये वस्तुओं को जोड़ने वाली रेखा की दिशा में काम करता है। कह रहा है कि न्यूटन ने के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जब दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल किसके समानुपाती होता है? तो वो होता है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो अगले क्वेश्चन में आपके सामने है कि दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो उसके बीच की दूरी के वर्ग के। ऑप्शन नंबर ए। व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या अर्थ है? इसका नियम का अर्थ है आपका दूरी दोगुने करने पर उसका जो बल होगा वो 4 गुना बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होगा? जब आधा करेंगे तो उनका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इनका बल पर बल 4 गुना हो जाएगा। फिर 26 नंबर में है कि सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है उनको सार्वत्रिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पृथ्वी पर हर जगह लागू होते हैं इसलिए। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह पृथ्वी के सभी जगहों पर लागू होते हैं या वो वस्तुएं छोटी हों चाहे वस्तुएं बड़ी हों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किन किन घटनाओं की व्याख्या करता है? ये करता है पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, चंद्रमा की गति, ग्रहों की गति, ज्वार भाटा, ये सब के सब इन पर घटनाओं पर व्याख्या करता है। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला जो बल है वो कौन सा? वो कौन है? तो ये है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। जब कोई वस्तु पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण नीचे गिरती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मुक्त पतन। क्या बोलते हैं उसे? मुक्त पतन। मुक्त पतन में वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है? तो इस पर पृथ्वी का केवल गुरुत्वीय बल कार्य करता है क्योंकि वो अपनी तरफ खींचता है। 31 नंबर की तरफ आते हैं कि गिरती हुई वस्तु की गति में परिवर्तन किसके कारण होता है?
तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? तो ये होता है गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्या है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका प्रतीक क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गुरुत्वीय त्वरण का जो प्रतीक होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल जी। क्या है वो? कैपिटल जी। और ऑप्शन नंबर ए। गुरुत्वीय त्वरण, सॉरी ये तो स्मॉल जी है ना, हाँ ये सॉरी स्मॉल जी बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। एक मिनट, देखिए इसमें आपका जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और जो कैपिटल जी होता है ये गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, नियतांक होता है। और स्मॉल जी क्या होता है? तो ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, दोनों के मान आपके अलग अलग होते हैं। इसका होता है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, और कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.24। ये होता है ना, कितना होता है? ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी का स्क्वायर, ये यूनिट याद रखिएगा। कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का जो मात्रक है वो क्या होता है? वो होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये होता है ऑप्शन नंबर सी। ये सर्दी बहुत परेशान किया मुझे। कह रहा है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच का संबंध कैसा है? 35 नंबर में है कि बल, विस्थापन और त्वरण के बीच की जो संबंध है वो F इक्वल टू ma होता है। ये त्वरण है, ये द्रव्यमान है, और ये क्या है? तो बल है। 36 नंबर की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरती वस्तु के लिए गुरुत्वीय बल का समीकरण क्या है? तो वही एक जगह पे जी हो जाएगा, नहीं F इक्वल टू m इंटू जी, ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर रखी वस्तु के लिए का मान किस पर निर्भर करता है? तो उसकी मतलब त्रिज्या पर, गति पर, भार पर, आकार पर किस पर निर्भर करेगा? तो ये सब के सब निर्भर करते हैं किस पे? तो पृथ्वी की त्रिज्या पे। पृथ्वी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पृथ्वी पर, ये सॉरी यहाँ पे याद रखिएगा स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी का मान, यहाँ पर भी स्मॉल जी का मान है। स्मॉल जी का मान कहाँ सबसे अधिक होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो सबसे ज्यादा ध्रुवों पर होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि विषुवत वृत्त की तुलना में ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान अधिक क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है? तो क्रम होती है। मुक्त पतन में वस्तु की चाल या दिशा बदलने का कारण क्या है? इसका कारण है गुरुत्वीय बल। क्या है? गुरुत्वीय बल। 41 है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जिसको हम कैपिटल जी का नाम देते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है कैपिटल एम, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होती है। अभी आपने दिखा भी था उस पॉइंट में, मैंने आपने क्या सीखा उसमें बताया था। 42 नंबर है, पृथ्वी की जो औसत त्रिज्या होती है वो क्या होती है? तो ये जो होती है वो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर, एक मिनट, पृथ्वी का द्रव्यमान एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान आपका 6 इंटू 10⁻24 ही है, हाँ ठीक है। पृथ्वी की जो औसत त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या जो होती है, ऑप्शन नंबर बी, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। 43 नंबर कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान लगभग कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कह रहे स्मॉल जी का जो परिकलन का सूत्र है वो क्या है? शायद यही पूछा था। तो स्मॉल जी इक्वल टू होता है जी एम अपान आर का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन भी होता है ये, जो शायद बिहार वाले एग्जाम में टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पूछा है, मैंने देखा हूँ पीवाईक्यू में। जब कागज और पत्थर को एक साथ गिराया जाता है तो कागज देर से गिरता है, क्योंकि ये तो आप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर वायु का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक लगता है, इसलिए 45 नंबर, ऑप्शन नंबर बी। निर्वात में गिरने पर क्या होगा? जब निर्वात में गिरेगा तो दोनों के दोनों एक साथ ही गिर पाएंगे। मुक्त पतन, जिसको हम फ्री फॉल का नाम देते हैं, में वस्तु को प्राप्त त्वरण किस बात पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है न कि इसके आकार पर, न कि द्रव्यमान पर, न कि घनता पर। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, उस पर यह निर्भर नहीं करेगा, सीधा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा ये नीचे आता है। ठीक है, अगला पॉइंट, पृथ्वी के निकट मुक्त पतन के कारण जो ए का मान होता है वो गुरुत्वीय त्वरण जी जो होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कोई भी वस्तु है ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो उसका त्वरण किस दिशा में होगा? जब ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो उसका जो त्वरण होगा वो नीचे की तरफ काम करेगा। 50 नंबर की तरफ आते हैं। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो किसका माप होता है? तो उसका जड़त्व का माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान कहाँ बदलता है? तो वस्तु का द्रव्यमान अभी आपने देखा था कहाँ बदलता है? कहीं भी नहीं बदलेगा, केवल भार में परिवर्तन होगा। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है, वो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है, ये सबको पता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु का भार क्या है? किसी वस्तु का भार ही किसी वस्तु का क्या होता है? जड़त्व होता है। ठीक है, नहीं, वस्तु का आकर्षण बल होता है उसका। ऑप्शन नंबर बी ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। भार को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो W इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। भार का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है किलोग्राम। ठीक है, भार की दिशा होती है, तो भार की दिशा हमेशा के हमेशा नीचे मतलब पृथ्वी की ओर होती है। दिए हुए स्थान पर द्रव्यमान और भार के बीच में क्या संबंध है? तो आप देखे हैं W इज इक्वल टू एम जी होता है, W और M का रिलेशन आपका क्या होता है? समानुपातिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का भार उसके स्थान पर निर्भर करता है, जहां जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उसका भार होगा। ठीक है, कोई द्रव्यमान तो चेंज होगा नहीं। किसी वस्तु किसी वस्तु का चंद्रमा पर भाग क्या होता है? कि पृथ्वी पर भार का लगभग 1/6, मतलब आप यहाँ पे 60 किलोग्राम के हैं तो आप चंद्रमा पे जाएंगे तो आपका भार 1/6 किलोग्राम को महसूस होगा। ध्यान दें कि कह रहा है किसी वस्तु पर पृथ्वी पर भार उसका 60 न्यूटन का है तो उसका भार चंद्रमा पर कितना होगा? तो 10 न्यूटन का होगा। जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर लंबवत दिशा में लगता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसी को बोलते हैं प्रणोद। जब लंबवत लगता है तो क्या बोलते हैं? उसको हम प्रणोद का नाम देते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं दाब। क्या बोलते हैं? दाब। दाब का सूत्र क्या है? तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बल बटा क्षेत्रफल। दाब का जो एसआई इकाई है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 66 नंबर है कि दाब का एसआई मात्रक किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो ये रखा गया था पास्कल के नाम पर। और वहीं पे यदि हम पास्कल के प्रतीक की बात करें तो इसको हम पी से नहीं पी ए से दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। सेना के टैंक में सतत चेन, जिसको हम कंटिन्यूअस चेन बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है ताकि कि उसका भार बड़े क्षेत्रफल वितरित हो जाए। उसका भार बड़े क्षेत्रफल पर क्या हो जाए? तो वितरित हो जाए। ट्रक या बस के टायर चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उस पर दाब कम करने हेतु। ऑप्शन नंबर ए। चलो 70 नंबर की बात करेंगे। 70 नंबर है, यदि समान बल बड़े क्षेत्रफल पर लगाया जाए तो दाब क्या होगा?
तो दाब ये होगा, दाब घटेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, 71 नंबर की तरफ। कलर हम चेंज कर लेंगे। करा कि यदि बल समान रहे और क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो दाब में क्या परिवर्तन होगा, तो उसके साथ दाब भी हमारा घटेगा क्योंकि उसके समानुपाती होता है। रेत पर प्ररोध का प्रभाव लेटे हुए व्यक्ति की तुलना में खड़े व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। कीलों के सिरे कीलों के सिरे नुकीले क्यों बनाए जाते हैं, तो ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दाब अधिक लगे, ताकि दाब अधिक लगे। ठीक है, अब आगे चलिए। भवनों की नींव चौड़ी क्यों बनाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि दाब कम करने के लिए। दाब कम रहेगा तो उसकी चौड़ी नींव रहेगी, मतलब चौड़ी लंबी रहेगी, मतलब ज्यादा चौड़ी रहेगी उसकी नींव, तो उस पर भार थोड़ा सा कम रहेगा। जब बल बड़े क्षेत्रफल पर लगाया जाता है तो दाब क्या होता है? दाब घटेगा, दाब घटेगा। कह रहा है कि तरलों में दाब किस दिशा में कार्य करता है, तो तरल में तो दाब आपको पता ही है, वो चारों तरफ समान दिशा में समान रूप से कार्य करेगा। तरलों में दाब का जो संचरण होगा वो किसके कारण होता है, तो ये होता है किसके कारण? तरल की बात करें, आर्किमिडीज नहीं, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण। ठीक है, तरलों में, सॉरी, ये लगेगा पास्कल से सिद्धांत के कारण। ठीक है ना, पास्कल के सिद्धांत के कारण ही आपके इसमें तरल में दाब का संचरण होगा। पानी में डुबोई गई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला जो बल होगा उसी को हम उत्प्लावन बल का नाम देते हैं। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल वस्तु के घनत्व के आधार पर, कि तरल के घनत्व पर किस पर निर्भर करेगा, तो ये निर्भर करेगा तरल के घनत्व पर निर्भर करेगा। बोतल को पानी में जितना अधिक गहराई में धकेलते हैं, उत्प्लावन बल क्या करता है, जितनी नीचे ढकेंगे उतना ही वो ऊपर आएगा, उतना ही वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा कि वो क्या करेगा, मतलब उतना आकर के समान हो जाएगा। किसी वस्तु को पानी में डुबोए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। किस प्रकार का बल लगाना पड़ेगा, तो बाहरी बल लगाना। कार्क पानी पर तैरता है, क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व उसके घनत्व से, मतलब कार्क का घनत्व कम है, पानी का घनत्व ज्यादा है। ठीक है, अगला पॉइंट 83 नंबर कह रहा है कि लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाती है, सबको पता है, क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है। जब किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है तो क्या हो जाती है, तो डूब जाती है। जब किसी वस्तु का जो घनत्व है द्रव के घनत्व से कम होता है तो क्या होता है, तो वो तैरता रहता है। पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते समय वह अधिक भारी क्यों लगती है? क्यों लगती है? इसलिए लगती है क्योंकि बाहर आने पर उसका उत्प्लावन बल क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है ना, किसी तरल में डुबोने पर वस्तु किसी तरल में डुबोने पर जो वस्तु है और लगने वाला जो उत्प्लावन बल होगा वो कब बढ़ेगा, जब बढ़ेगा उस पर गहराई में और डुबोया जाएगा। ठीक है, 88 नंबर किस सिद्धांत के उत्प्लावन बल का पता चला, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से। किसी वस्तु का घनत्व ज्ञात करने के लिए ज्ञात सूत्र का ज्ञात करना है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 90 नंबर है, पत्थर को पानी में डुबोने पर रबड़ की डोरी की लंबाई में कमी क्यों आती है? क्यों इसलिए आती है क्योंकि पानी पत्थर की ऊपर की ओर दिशा में क्या करता है, तो बल लगाता है। कह रहा है कि उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है, तो हमेशा का हमेशा ऊपर की दिशा की तरफ हमेशा का हमेशा काम करेगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी तरल में डुबोई गई वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा वो वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या होता है, वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होगा, नहीं, तरल के घनत्व के बराबर होगा, ये ऑप्शन सही है, तरल के घनत्व के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है 93 नंबर, किसी वस्तु को किसी तरल में डुबोने पर
उत्प्लावन बल का परिमाण क्या होता है? ये होता है हटाए गए तरल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। उत्प्लावन बल का अनुभव किन वस्तुओं को होता है? तो उत्प्लावन बल का अनुभव आपका सभी वस्तुएं जो तरल में डुबोई जाए, ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर है, पत्थर पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके वजन से अधिक नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि पत्थर पूरी तरह डूब चुका है और वो संतुलन में है, ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर, आर्किमिडीज ने अपने सिद्धांत की खोज कैसे की थी? तो नहाने के टब में बाहर पानी को देखते हुए उन्होंने इस बात को जिक्र मतलब इस बात की खोज किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आर्किमिडीज ने राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता कैसे नापी? तो उस धातु के पिघला करके, उस धातु को पिघला करके मतलब घनत्व को निकाल करके पाया था। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है वस्तुओं के तैरने या डूबने के तौर में, ऑप्शन नंबर ए। यहीं पे खत्म होता है, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 आएगा।